इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2002 से, जहां हमें एक एसयूवी के अंदर एक लड़की को उठते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम न्यूमी है। उसके बाद उसका हस्बैंड मैथ्यू भी होता है। न्यूमी देखती है कि उसकी गाड़ी के चारों ओर बर्फ़ जमी हुई है। वो बर्फ़ को हटाने की और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। और अब मैथ्यू भी उठ चुका है। वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है। ना ही इनके फ़ोन में सिग्नल है कि ये किसी को यहाँ पर मदद के लिए बुला सके, और ना ही अब दरवाजे खुल रहे हैं क्योंकि इनकी कार बर्फ़ के नीचे दफन हो चुकी है। दरअसल एक रात पहले ये इसी रास्ते से अपने होटल की तरफ जा रहे थे और तभी बर्फीला तूफान शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मैथ्यू ने अपनी गाड़ी को साइड में लगा दिया। इन दोनों से गलती ये हो जाती है कि ये दोनों के दोनों सो जाते हैं, और अब जब ये उठे तो इनकी गाड़ी बर्फ़ के नीचे दफन है। इन्हें यह भी नहीं पता है कि बाहर तूफान थम गया है या अभी भी तूफान चल रहा है। साथ ही न्यूमी, जो कि 8 महीने से प्रेग्नेंट है, उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा है। पर इन्हें पूरा यकीन है कि जल्दी कोई रोड से गुजरेगा जो इनकी गाड़ी को देख लेगा, जिससे इनकी जान बच जाएगी। पर इन्हें नहीं पता है कि बाहर कोई रोड नहीं बचा है। पूरी की पूरी रोड बर्फ़ से ढक चुकी है। साथ ही तूफान अभी भी चल रहा होता है। इनके पास खाने की सप्लाई भी होती है, जिसे ये छोटी छोटी मील्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये कम से कम खाए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक इसे चला सके। अब जब ये अपनी खाने की सप्लाई को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके पास सिर्फ 12 दिनों का खाना है और 2 पानी की बोतल है। इन्हें यह भी नहीं पता है कि बाहर की कंडीशन कैसी है। अगर ये गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर चले भी जाए और आगे कोई जाने का रास्ता नहीं बचा तो ठंड से इन दोनों की मौत हो सकती है। और मैथ्यू इस मामले में रिस्क नहीं लेना चाहता है क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। अब इन दोनों को इसी तरीके से गाड़ी के अंदर 3 दिन और गुजर जाते हैं, पर इनके पास से कोई भी नहीं गुजरता है। हालांकि इनके पास खाना पानी है और एक कैंडल भी होती है, जिससे इनके 3 दिन आराम से गुजर जाते हैं। हालांकि न्यूमी मैथ्यू से कहती है कि वो गाड़ी में नहीं रुकना चाहती, वो यहाँ से निकलना चाहती है, पर मैथ्यू की वजह से वो गाड़ी में है क्योंकि मैथ्यू से लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। इन दोनों के बीच इस बात पर कई बार आर्गुमेंट भी होते हैं और अब मैथ्यू कम खाना शुरू कर देता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। मैथ्यू आगे की सीट पर सो रहा होता है। न्यूमी यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखती रहती है और तभी वह पानी की बोतल से पानी पीकर उसे अच्छी तरीके से बंद नहीं करती है और आगे रख देती है। तभी मैथ्यू का हाथ लगने से बोतल नीचे गिर जाती है, जिससे बहुत सारा पानी नीचे गिर जाता है। इस बात पर मैथ्यू को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि पानी इनके लिए बहुत कीमती है। इसलिए वो न्यूमी पर चिल्लाना शुरू कर देता है। पर कुछ ही देर बाद वो न्यूमी से माफ़ी भी मांगता है क्योंकि वो उसकी वाइफ है और वो उससे प्यार करता है, और वो यह भी जानता है कि इस वक्त उसे केयर की ज़रूरत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अब कुछ देर कार में इसी तरीके से चुपचाप बैठने के बाद इन्हें अपनी कार के ऊपर छत पर किसी के पैरों की आवाज़ आती है, जिससे इनके दिल में उम्मीद जाग उठती है और ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और इनकी आवाज़ की वजह से वो कदमों की आवाज़ इनसे दूर जाना शुरू हो जाती है, जिससे समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं था बल्कि ये कोई जानवर था जो इनकी आवाज़ सुनकर यहाँ से भाग गया। इनके अंदर जो उम्मीद जागी थी वो भी टूट गई थी। मैथ्यू के पास जो कैंडल होती है वो उसे जलाकर साइड विंडो की बर्फ़ को पिघलाना शुरू कर देता है ताकि इनके पास पीने के लिए पानी इकट्ठा हो सके। उसने यह भी सोच रखा था कि जब इनका खाना ख़त्म हो जाएगा तो वो बर्फ़ को पिघलाकर खा सकते हैं। अब जब वो साइड की बर्फ़ को पिघलाता है तो थोड़ी सी विंडो खुल जाती है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। वहीं पीछे न्यूमी को दिखाया जाता है जो अपने मोबाइल से खेल रही होती है, और तभी उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी बैटरी बाहर आ जाती है। वो जल्दी से अपने मोबाइल को उठाकर उसकी बैटरी को फिट करके मोबाइल को ऑन करती है। मोबाइल ऑन हो जाता है, पर अब साथ में कवरेज भी आ चुकी है, यानी कि ये किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं। वो अपने फादर को फ़ोन करती है और कहती है कि हम बर्फ़ के बीच में कहीं फंस चुके हैं, हमें मदद की ज़रूरत है, मुझे इस लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और तभी उसका मोबाइल ऑफ हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुकी है। मैथ्यू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं दिया, मैं उन्हें लोकेशन बता सकता था। पर अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बैटरी अब पूरी तरीके से ऑफ हो चुकी है। अब 2 दिन और ऐसे ही गुजर जाते हैं। न्यूमी मैथ्यू से कहती है कि तुम कुछ खाना खा लो, पर मैथ्यू कम से कम खाता है ताकि न्यूमी को ज़्यादा से ज़्यादा खाना मिल सके। न्यूमी कहती है कि हमें गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए, और मैथ्यू कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, हो सकता है कि तूफान चल रहा हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो और इस हालात में तुम बाहर 2 कदम भी नहीं चल पाओगी। न्यूमी को मैथ्यू की बात माननी पड़ती है और अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं
उन्हें इस गाड़ी में आज पूरे 11 दिन बीत चुके हैं। न्यूमी की उम्मीद पूरी तरीके से टूट चुकी है। वो मैथ्यू से कहती है कि मैं अपनी आखिरी चिट्ठी लिखना चाहती हूँ ताकि मैं अपने लोगों को आखिरी अलविदा कह सकूँ। इस बात से मैथ्यू को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि हम निकलेंगे और ज़रूर निकलेंगे। तभी इन्हें किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल बाहर बर्फ़ हटाने वाली गाड़ी आ चुकी है। ये दोनों बहुत आवाज़ लगाते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। गाड़ी में बैठा ड्राइवर इनकी आवाज़ नहीं सुन पाता है और जल्दी यहाँ से निकल जाता है। इससे मैथ्यू का हौसला पूरी तरीके से टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर न्यूमी उसे संभालती है। अब कुछ दिन और ऐसे ही गुजर जाते हैं। आज इन्हें पूरे 15 दिन हो चुके हैं। इनका खाना भी खत्म हो चुका है। इनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। मैथ्यू ने गाड़ी की विंडो को जो थोड़ा सा खोला होता है वो वहाँ से बर्फ़ को पिघलाकर पानी बना लेता है। अब रात को दिखाया जाता है यहाँ पर न्यूमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है जिससे वो अपना कंट्रोल खो देती है और गाड़ी की सीट बेल्ट निकालकर शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है। पर तभी मैथ्यू उठ जाता है और कहता है कि तुम्हें शांत रहना होगा। असल में उसकी डिलीवरी होने वाली है और इन दोनों को नहीं पता है कि डिलीवरी कैसे की जाती है। मैथ्यू न्यूमी को हौसला बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और अपने आप को शांत रखना होगा। हम इस बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। और इसके बाद न्यूमी अपने हस्बैंड की मदद से एक बच्चे को उस गाड़ी में जन्म देती है जो कि एक बेबी गर्ल है। इस बच्ची का नाम वो ओलिविया रखते हैं क्योंकि ओलिविया में लिव होता है और मैथ्यू को पूरा यकीन है कि ये सब के सब जिंदा जरूर बाहर निकलेंगे। न्यूमी ने गाड़ी के साइड के शीशे को तोड़ दिया होता है जिससे अब गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। इन्हें आज गाड़ी के अंदर पूरे 20 दिन हो चुके हैं। इनका खाना भी ख़त्म हो चुका है। अब ये बर्फ़ को ही खाते हैं। साथ ही यहाँ पर ठंड बढ़ने की वजह से मैथ्यू अपने जैकेट को उठाकर अपनी बेटी को कवर कर देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। लेकिन अब मैथ्यू की बॉडी गर्म होना शुरू हो जाती है। दरअसल उसे फीवर हो गया है और वो उसी फीवर के साथ सो जाता है। अगली सुबह जब न्यूमी उठती है तो वो देखती है कि मैथ्यू अभी तक सो रहा है। वो मैथ्यू को उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठता है क्योंकि मैथ्यू की अब मौत हो चुकी है। न्यूमी मैथ्यू की मौत से पूरी तरीके से टूट जाती है। वो दर्द से करा रही होती है। उसे नहीं पता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके पास उसकी बेटी है जिसके लिए उसे जिंदा रहना होगा, पर उसे जीने के लिए खाने की ज़रूरत है जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। वो अपनी डायरी तक खा चुकी है। उसे आज इस गाड़ी में पूरे 24 दिन बीत चुके हैं। उसके पास उसके हस्बैंड की बॉडी भी होती है जिसके उसने कपड़े उतार लिए हैं ताकि इन्हें उन कपड़ों की मदद से गर्मी मिल सके। अब वो 24वें दिन जब पूरी तरीके से बेहाल गाड़ी में लेटी हुई होती है तभी हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर सूरज निकल चुका है। सूरज निकलने की वजह से बर्फ़ पिघलने लगती है और न्यूमी जो गाड़ी के अंदर पूरी तरीके से हताश है उसके चेहरे पर पानी की एक बूंद टपकती है। वो समझ जाती है कि बाहर बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है, इसलिए वो टाइम वेस्ट नहीं करती और जल्दी से बर्फ़ हटाती है और अपनी बेटी को लेकर बाहर आ जाती है। वो अपने हस्बैंड को आखिरी अलविदा कह चुकी है पर शायद उनका इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ है। गाड़ी के बाहर आने के बाद कुछ ही देर में तूफान शुरू हो जाता है। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो गाड़ी के अंदर वापस चली जाए या फिर आगे बढ़ती रहे। उसे पता है कि गाड़ी के अंदर मौत के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। हालांकि उसके अंदर चलने की ताकत भी नहीं होती है, पर वो अपनी बेटी को बचाना चाहती है और एक माँ की ताकत से वो लगातार आगे बढ़ती जाती है। पर पूरा दिन चलने के बाद उसे बर्फ़ के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। उसे कुछ भी नहीं पता है कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। तभी वो आसमान में एक प्लेन को देखती है और जिस डायरेक्शन में प्लेन जा रहा होता है वो उसी डायरेक्शन की तरफ चल देती है, जो रास्ता और भी मुश्किल होता है। पर यहाँ पर उसने सही फैसला लिया होता है। दरअसल ये एक शॉर्टकट था। वो देखती है कि उसके सामने एक होटल है। इसके बाद वो होटल के अंदर पहुँच जाती है। न्यूमी और उसकी बेटी ओलिविया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर इन्हें डिहाइड्रेशन, हाइपोथेमिया और अलग अलग तरह की बहुत सारी वीकनेस होती है जिनका ट्रीटमेंट किया जाता है और इस तरह से इनकी जान बच जाती है।